नमस्कार। NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार में 24 का चुनाव जिस तरीके से हुआ, इसको देखते हुए आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन जिस तरीके से राजद के द्वारा समीकरणों की बात की जाती है, जिस समीकरण पर कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है, वो अब जाकर दरकने लगा है। दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से आज हम समीकरण की बात करेंगे और ऐसे में जिस तरीके से 24 चुनाव है, इसको लेकर क्या कुछ हुआ वो भी दर्शकों को बताएंगे। दर्शकों को बता दें कि आरजेडी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव जो है शुभ रहा है। ऐसे में आरजेडी ने 4 सीटें जीत ली है। पहले देखा जाए जिस तरीके से 19 में चुनाव हुआ था, इसको देखते हुए आरजेडी के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। पूरे अगर इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन की बात करें तो मात्र एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जो प्रदर्शन महागठबंधन किया, इसको देखते हुए 9 सीटें जो है महागठबंधन के खाते में गई, जिसमें 4 सीट राजद के खाते में गई। 22% से अधिक वोट लाकर आरजेडी वोट शेयर के मामले में अव्वल रहा है। इस बार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भले हार गई हैं, लेकिन मीसा भारती जीत गई। ऐसे में तेजस्वी का तेज ऐसा रहा है इस बार कि उनके नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक ने एनडीए से 9 सीटें झटक ली है। पर आश्चर्य है कि आरजेडी का एक खास सियासी समीकरण जो है बिहार में दरकने लगा है। दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन किया था, सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी उभरा। ऐसे में तेजस्वी यादव ने पहली बार चुनाव की कमान संभाली थी। लालू जब जेल में कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिरासत में थे, इसको देखते हुए रांची के सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज के लिए भर्ती थे। यह लालू यादव का कहीं ना कहीं ज्ञान था या तेजस्वी यादव का अपना निर्णय कि उन्होंने पूरे चुनाव कैंपेन पर मां बाप की साया नहीं पड़ने दी। ऐसे में यानी देखा जाए तो आरजेडी के बैनर, पोस्टर और तमाम प्रचार सामग्री में लालू राबड़ी की तस्वीर तक नहीं लगने दी। जिस तरीके से खबरें आती हैं, इसको देखते हुए नवोदित की तरह कहीं ना कहीं तेजस्वी मैदान में उतरे और पहली बार में ही बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तब आरजेडी ने विधानसभा की 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीत ली थी। तेजस्वी के महागठबंधन में आरजेडी के अलावा कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटें जीती थी। सीपीआई एमएल ने देखा जाए तो जिस तरीके से खबरें आती है, इसको देखते हुए सीपीआई एमएल और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम अनेक वाम दल, इसको देखते हुए देखा जाए तो 19 पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लड़कर 12 सीटें जीती थी। ऐसे में सीपीआई ने 6 पर लड़कर 2, तो वहीं देखा जाए तो सीपीआईएम ने कहीं ना कहीं 4 पर लड़कर 2 सीटें जीती थी। यानी कि देखा जाए तो महागठबंधन को 110 सीटें आ गई थी। बाद में तेजस्वी ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से खबरें आ रही, जिसको देखते हुए एआईएमआईएम के 4 विधायकों को भी अपनी पार्टी के साथ जोड़ लिया। तेजस्वी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग 2015 में शुरू हुई, जब महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी। लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस के साथ आरजेडी ने 2015 में ही महागठबंधन बना लिया था। तब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी महागठबंधन का हिस्सा थी। महागठबंधन ने 2015 में सरकार बना ली थी। नीतीश के नेतृत्व में बनी सरकार में देखा जाए तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बिहार के बने थे। हालांकि नीतीश ने 2017 में महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया और भाजपा के साथ सरकार बना ली थी। नीतीश का साथ छूटने के बावजूद तेजस्वी ने जनता से रिश्ता बनाए रखा और ऐसे में इसका प्रतिफल तेजस्वी यादव को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। और ऐसे में विधानसभा चुनाव में देखा जाए सदस्यों की संख्या के हिसाब से एनडीए से कहीं ना कहीं 8-9 सीटें की कमी के कारण जो है सरकार बनाने से चूक गए। पर इतना तो कहीं ना कहीं उन्होंने साबित कर दिया कि वे बिहार की सियासत के सबसे तेज उभरते सितारे हैं। तेजस्वी को बिहार का दूसरा देखा जाए तो दूसरी बार मौका दिया गया और दूसरी बार जो है डिप्टी सीएम बनाने का मौका जो है तब मिला जब नीतीश कुमार ने 2022 में उन्होंने नीतीश कुमार को पटाकर एनडीए से अलग करने में कामयाबी पा ली। उन्होंने बाद में देखा जाए तो उस तरीके से उसके बाद 17 महीनों तक नीतीश कुमार की सरकार में दूसरी ओहदे के मंत्री बने रहे। ऐसे में दूसरी बार वे डिप्टी सीएम बिहार के बने। नीतीश के साथ रहकर तेजस्वी ने राजनीति की कई तरह की जो बारीकियां हैं वो भी सीख ली। नीतीश ने जब 2024 में तेजस्वी यादव को झटका दे दिया तो वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए। इसका उन्होंने जो कहीं ना कहीं सदुपयोग कहा जाता है वो कहीं ना कहीं किया और ऐसे में पर्याप्त समय मिला तो लोकसभा चुनाव के दौरान 200 से भी अधिक बिहार में चुनावी दौरे कर लिए। भीड़ भी कहीं ना कहीं उनकी सभाओं में जो खूब देखने को मिल रही थी, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं
उमड़ते हुए नजर आ रही थी। वोट भी खासा मिले। पिछले लोकसभा चुनाव को देखते हुए 2019 में आरजेडी को भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन अब जाकर जिस तरीके से वोट शेयर भी मिला है और ऐसे में 15.4% ही था पिछली बार। इस बार तेजस्वी यादव ने अपनी नेतृत्व क्षमता का कमाल दिखाया। लोकसभा चुनाव में पिछली बार से तकरीबन 7% अधिक जो है कहीं ना कहीं वोट लाया। ऐसे में 22.14% वोट आरजेडी को मिले हैं। या पिछले मुकाबले को देखते हुए कहीं ना कहीं 7% अधिक है और इकलौते कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी से ज्यादा है। और ऐसे में आरजेडी का वोट शेयर तो बढ़ा है। अब जाकर तस्वीरें जिस तरीके से सामने निकल कर इसको देखते हुए देखने को मिल रहा है, पर सीटें सिर्फ 4 ही आई है, यह भी देखने को मिल रहा है। यह तेजस्वी यादव की चिंता का बड़ा कारण है। 2 दिनों को देखते हुए कहीं ना कहीं आरजेडी ने लोकसभा चुनाव परिणामों की गहन समीक्षा की। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लेकिन इस पर चर्चा हुई होगी। ऐसे में आरजेडी का पुराना कहीं ना कहीं और परखा जातीय समीकरण मुस्लिम यादव एमवाई समीकरण यादव आबादी बिहार में करीब 14% है। और ऐसे में जिस तरीके से मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो 18% है। ऐसे में यानी आरजेडी के 32% वोट जो है कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल हैं। और ऐसे में इस बीच करीब 5% आबादी वाली कुशवाहा जाति को भी आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में आजमाया। आरजेडी का कुशवाहा प्रयोग सफल भी रहा। राजपूत और कुशवाहा वोटरों की जंग में एनडीए समर्थित आरएलएम प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। इस झगड़े की गूंज पड़ोस की अन्य संसदीय सीटों पर सुनाई पड़ी, जो शाहबाद अंचल के नाम से मशहूर इस इलाके में एनडीए का सफाया हो गया। जाहिर है कि इन 5 सीटों पर इंडिया में शामिल दलों को कामयाबी मिली। राजपूतों के गढ़ औरंगाबाद से पहली बार कोई कुशवाहा जीता, वह भी कहीं ना कहीं आरजेडी के टिकट पर। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा खुद ही नहीं जीते, बल्कि पड़ोस की सीटों पर देखते हुए कहीं ना कहीं इंडिया को कामयाबी दिलाने में भी मदद की। बहरहाल आरजेडी के कोर वोटर में मुसलमान, यादव और कुशवाहा वोटों का सम्मिलित आंकड़ा 37% है। मुकेश सहनी और वाम दलों की वजह से ओबीसी, ईबीसी और दलित वर्ग के भी कुछ वोट जरूर मिलना चाहिए। और इस पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिले 22%, यानी आरजेडी के कोर वोटर में एनडीए ने कहीं ना कहीं सुनवारी कर दी है। पहले जिस तरीके से खबरें आती है उसको देखते हुए अनुमान था, और कहीं ना कहीं अब यह बात पुष्टि हो गई है कि आरजेडी मुस्लिम और यादव वोटों को अकेला जो दावेदार नहीं रहा। अगर इन दोनों जातियों के पूरे वोट आरजेडी को मिले होते तो उसका वोट शेयर कम से कम 30 से 32% होना चाहिए। इसकी 2 वजह हैं। अव्वल तो पूर्णिया में पप्पू यादव को इंडिया ब्लॉक से कहीं ना कहीं ठिकाने लगाकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिरादरी को बांटने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में पप्पू के बारे में तेजस्वी यादव का यह बयान कि आरजेडी उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकते हैं तो एनडीए प्रत्याशी को दे दे, यादवों को कहीं ना कहीं बिदकने का सबसे बड़ा कारण बना। और ऐसे में मुसलमान तो पहले से ही इस बात को लेकर बिदके हुए थे। टिकट बंटवारे में अधिक आबादी के बावजूद उनके साथ नाइंसाफी हुई। आरजेडी ने 17% मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं लोकसभा में सिर्फ 2 ही सीटें दी थी। आरजेडी के राज्यसभा सांसद रहे अशफाक करीम ने इसी मुद्दे पर आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। सिवान में आरजेडी का ऑफर छोड़कर शहाबुद्दीन की बीबी हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। सिवान में इसका असर आरजेडी उम्मीदवार पर तो पड़ता ही, सारण प्रमंडल की दूसरी लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका प्रभाव पड़ा। यानी टिकट न मिलने से नाराजगी, टिकट बंटवारे में मुसलमानों की अपेक्षा और पप्पू यादव के मुद्दे पर यादव एक कहीं ना कहीं तबके की नाराजगी आरजेडी को इशारा कर गई। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से खबरें आती इसको देखते मुसलमान और यादव पर आरजेडी अपना एकाधिकार न समझने को देखते हुए कहीं ना कहीं मत प्रतिशत से भी पता चलता है कि उसे कहीं ना कहीं उसके समीकरण के पूरे वोट नहीं मिले हैं। ऐसे में जिस तरीके से खबरें आती तेजस्वी यादव की लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी सफलता यह है कि आरजेडी का वोट शेयर बढ़ा है। पिछली बार 0 के मुकाबले इस बार 4 सांसद हो गए हैं आरजेडी के बिहार में। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़कर इंडिया ब्लॉक ने एनडीए से 10 सीटें भी छीन ली। इसमें निर्दलीय पप्पू यादव की भी सीट शामिल है, क्योंकि देखा जाए तो पप्पू यादव निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में थे। ऐसे में जिस तरीके से खबरें आती है इसको देखते हुए लगातार कहते रहते हैं कि जीतने के बाद भी कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। पर तेजस्वी यादव की असली परीक्षा जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में होनी है। उन्हें कहीं ना कहीं एमवाई के मुस्लिम यादव और कुशवाहा समीकरण में दिख रही कमियां दूर करनी होगी। महिलाओं को देखते हुए अब भी नीतीश कुमार की मददगार बनी हुई है, ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे महिलाओं को देखते हुए भी मदद
कहीं ना कहीं महिलाओं को करना होगा और ऐसे में महिलाओं का जो वोट है अपनी तरफ ट्रांसफर तेजस्वी यादव को करवाना हो। महिलाओं की वजह से ही नीतीश कुमार खराब हालत में भी लोकसभा की 12 सीटें जीतने में महिलाओं की बदौलत ही कामयाब देखने को मिले। ऐसे में सीपीआई और सीपीआई एमएल जो है कहीं ना कहीं जैसे साथी की ताकत को पहचाना और उसी अनुरूप सीटें देने का देखा जाए तो तेजस्वी यादव की चुनौती होगी। ऐसे में 3 सीटों पर लड़कर सीपीआई एमएल ने 2 जीत ली। सिवान की सीट भी माले मांग रही थी पर उसकी कहीं ना कहीं बात नहीं सुनी गई। इससे माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य नाराज बताए जा रहे थे। तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि बिहार का अगला सीएम वही बनेंगे, इसके लिए उनके पास सबसे बड़ा हथियार है रोजगार। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह रोजगार देने के उनके दावे पर पानी फेरने के प्रयास में है, वह तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल का कहीं ना कहीं सबब बन सकता है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी 25 चुनाव में क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तेजस्वी यादव की पार्टी राजद और साथी महागठबंधन ने प्रदर्शन किया है, इसका खामियाजा एनडीए को काफी बड़ा भुगतने को पड़ा है। और ऐसे में अब जाकर 25 चुनाव में देखना पड़ेगा 3 जातों का वोट कैसे इंडिया अलायंस की तरफ ट्रांसफर करवाने में सफल होते हैं तेजस्वी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।